वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए अभी तक पढ़ाए हुए में तो वो या तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ले, मैं सबकी रिप्लाई करता हूं, या फिर टेलीग्राम पे मैंने ऑफिशियल चैनल बनाया हुआ है ये वाला, आप इस पर पूछ सकते हैं। सुबह 10:30 बजे और रात को 10:30 बजे मैं चैट से जब ऑन कर देता हूं, या फिर मेरे से आप पर्सनल मैसेज करके भी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। ओके, इंस्टाग्राम का ये मेरा चैनल है, इस पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये भी हमारा ऑफिशियल ड्रीम स्टेशन जीएस नाम से चैनल है। और प्लीज आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए नई नई खबर के लिए, नए नए मटेरियल के लिए और क्विजिस के लिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर रोज सुबह 10:30 बजे और शाम को 10:30 बजे क्विज कंडक्ट कराता हूं, जो कि इन्हीं में से लेता हूं मैंने अब इसके साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री का भी लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, और एंशिएंट हिस्ट्री भी आपको नीचे लिंक में मिल जाया करेगी पॉलिटी के साथ। तो अब मैंने क्या सोचा है कि रात सुबह को मैं पॉलिटी का लेक्चर लिया करूंगा, शाम को यानी मीन्स रात को 10:30 बजे उसकी क्विज लिया करूंगा, और जो रात को मैं लेक्चर दिया करूंगा हिस्ट्री का उसकी क्विज मैं सुबह 10:30 बजे लिया करूंगा। इज इट क्लियर? बोलो सब वहां पर अपने अपने बैठे बोलो ओके सर। बोल दिया? हाँ, चलो आगे चलते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज। ओके, जैसा कि मेरी टैगलाइन भी है कि पढ़िए ऐसा जो सीख सके और सीखिए ऐसा जो दूसरों को भी सिखा सके। तो ऐसा ही हमको पढ़ना है। हमें हिंदी इंग्लिश मीडियम से ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हमें तो बस हिंदी में, हम तो हिंदी वाले हैं तो हिंदी में सीखना नहीं। कई बार ऐसे ऐसे जगह आप फंस जाओगे कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स ही पढ़ने पड़ेंगे जिसे आप हिंदी में पढ़ोगे, फिर वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए कुछ कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश में भी देख लीजिए कीजिए। इसलिए ही मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंडक्ट कराता हूँ, और मैं पढ़ता भी ऐसे हूँ। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों लैंग्वेज में पढ़िए। वैसे ही लेक्चर छोटा सा रहने वाला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ओके, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आगे चलते हैं। देखो ये हमारा प्रीएम्बल की स्टार्टिंग पॉइंट है। जब प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, इस प्रीएम्बल को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो स्रोत के द्वारा, ठीक है, एक स्वरूप के द्वारा कि इसमें क्या क्या है, एक उद्देश्य है। पहले ये आया कहां से, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें हमने रखा क्या क्या है, तीसरा है हमारा इसके उद्देश्य क्या क्या है। आगे चलते हैं। देखो जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं जनता, ये भारत की जनता इतने, देखो ये हंस रहा है, कितना हंस रहा है, जैसे इसे क्या मिल गया, देखो उसका फेस देखो तो ये जो है हम भारत के लोग कौन, हम भारत के लोग कौन, जनता, जनता ही तो है तो अगर क्वेश्चन आता है कि सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है, सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है, तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति कहां से मिलती है? द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज जनता। यही वाली जनता, ये वाली जनता नहीं, ये सब पूरी जनता, पूरे भारत के लोग जो फिलहाल 140 करोड़ के आसपास हैं, ये पूरी जनता को ये पूरी जनता शक्ति देती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और यही कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, ये तो होता है सोर्स। अब आते हैं फॉर्म में कि स्वरूप क्या होता है। तो सबसे पहले तो होता है फुल डोमिनेशन। देखो ये मैंने लिखा हुआ फुल डोमिनेशन, हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि हमारे देशवासियों को पूरा डोमिनेशन है, कोई इस पे राज नहीं कर रहा, ब्रिटिश इस पे राज नहीं कर रही, कोई बाहरी शक्ति इस पे राज नहीं कर रही, पूरा का पूरा डोमिनेशन है अपना भारत का लोगों का। ठीक है, आंतरिक और बाह्य रूप से इसमें हम स्वतंत्र हैं, इसे इसलिए संप्रभु राष्ट्र भी कहा गया है। इसलिए एक वर्ड आता सोवरन नेशन। तो सोवरन सॉरी, सोवरन से आप डरिएगा मत, सोवरन को हिंदी में कहते ही श्रेष्ठ है, एकदम संप्रभु, सब बढ़िया, चंगा, भला चंगा। ठीक है, तो याद रखना सोवरन, सोवरन ऐसे सोवरन ऐसे श्रेष्ठ, बिल्कुल श्रेष्ठ, बढ़िया। ओके, अब आते हैं हम सोशलिस्ट पे। देखो समाजवादी के लिए अगर हम समझना चाहते हैं तो वैसे बेसिकली हमें जाना पड़ेगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया कि एक समाजवादी को वहां पे जो ब्रिटेन में देखा जाता है, जो ब्रिटिश लोग देखते हैं वो देखते हैं उच्च और निम्न स्तर से, कि समाज जो है वो 2 स्तर में बटा हुआ है। एक मजदूर लोग होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं अपनी मजदूरी के लिए, और एक बड़े अमीर लोग होते हैं। तो वहां पे समाजवाद को इस तरह से डिफाइन किया गया। बट इंडिया ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इंडिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब इक्वल हैं, इंडिया में सब इक्वल हैं, और यही इक्वलिटी हमारी समाजवादी दृष्टि को दिखाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समाजवादी मीन्स समानता। ये समानता आपको देश में भी मिलेगी, मतलब वही है, बस वर्ड्स अलग अलग दे दिए गए हैं।
अब आता है पंथ निरपेक्ष। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पहले ही बताया था धर्म निरपेक्ष वर्ड यूज नहीं किया गया, पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज किया गया। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर फैसले नहीं होते। हमारे देश में राष्ट्र का, पूरे देश का कोई धर्म नहीं है। आप समझो इस चीज को कि देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है कि देश हिंदू है या देश मुसलमान है या देश जैन है या देश पारसी है या एनीथिंग, नहीं। देश देश है तो इट इज सेकुलर। सेकुलर का मतलब कोई भी कहे ना, सेकुलर का मतलब यही होता है कि कोई भी इसमें धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब डेमोक्रेसी, आपने सभी ने सुना होगा कि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका मतलब क्या है कि जनता के हाथ में होता है सब कुछ। जनता चाहे तो जिसे भी चूज कर सकती है, वही पावर में रहेगा, ठीक है। हालांकि होता क्या है कि 5 साल के लिए वो सब जनता वंता को भूल जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमारे जो देश है वो आज भी डेमोक्रेटिक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम रिपब्लिक की, तो देखो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में क्या अंतर है। हालांकि रिपब्लिक का मतलब भी वैसे यही है कि जनता इलेक्ट करती है, बट मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई पूछता व्हाट इज रिपब्लिक, व्हाट इज गणतंत्र, तो आप ये नहीं बताओगे कि जनता इसमें इलेक्ट करती है, आप कहोगे कि नॉट हेरिडिक्टरी, वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। इसका मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो सुपर 30 मूवी में भी बोला गया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो हमारे जो भारत का वैसे तो हेड राष्ट्रपति हैं, ठीक है, पूरे सिस्टम के, बट हम जो वास्तविक हेड हैं, जो अगर क्वेश्चन भी आता है कि पूरे सिस्टम के वास्तविक हेड का क्या नाम है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर इन्हें चूज किया जाएगा तो ऐसे नहीं कि इनका बेटा, हालांकि नहीं है, लेकिन अगर इनका बेटा जैसे होता कि वो बनेगा फिर उनका बेटा, ऐसे नहीं होता, जनता इसे इलेक्ट करके लाती है। तो यही गणतंत्र है, ठीक है। तो जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, वो इसीलिए मनाते हैं कि हमारा देश जो है गणतंत्र है, जनता के हाथ में पावर है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, स्वतंत्र है, ठीक है। याद रखना ये चीज। आगे चलते हैं, स्वरूप हो गया, उद्देश्य की बात करते हैं। द पर्पज ऑफ प्रीएम्बल, सॉरी मैं लिखना भूल गया हिंदी में, प्रस्तावना का उद्देश्य मैं बोल देता हूं, जो हिंदी वाले में लिख लेना, प्रस्तावना का उद्देश्य। तो पर्पस की अगर हम बात करें तो इसका पर्पस क्या है कि सबसे पहले न्याय में हमें समानता रखनी है। न्याय केवल 3 आधार पे किया जाता है, या तो सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायिक वकालत नहीं की जाती, तो ऑप्शन आएंगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और अरे धार्मिक को क्या बोलते हैं, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड, कभी कभी होता है ना जवान पे नहीं आ पाता। चलो मैं आपको हिंदी में बोल देता हूँ। सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर या धार्मिक आधार पर, किसके आधार पर न्यायिक वकालत नहीं की जाती प्रेमबेल के अकॉर्डिंग, तो आप आंसर क्या लगाओगे, धार्मिक के अकॉर्डिंग नहीं की जाती। इसका मैंने आपको पीछे रीजन भी बताया था कि हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, तो इसमें हम धार्मिक के आधार पर फैसले नहीं लिए जा सकते, ठीक है। तो धार्मिक ऑप्शन में आप लगा दोगे, मीन्स ये नहीं होगा, ठीक है। ओके, समानता, वो सॉरी फ्रीडम, हमारे देश फ्री हो गए थे, आपको बताया था 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, इसका मतलब किसी का भी रूल नहीं है। तो ये हमारा पर्पस होता है प्रीएम्बल का। इक्वालिटी होनी चाहिए, हमने पहले ही बताया था, ये समाजवादी का मतलब इक्वालिटी आगे भी बताऊंगा। डिग्निटी ऑफ पर्सन, ये कि हमारे देश में सभी व्यक्तियों को अपनी गरिमा स्थापित करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन डिग्निटी, और ये हम आर्टिकल नंबर 21 में पढ़ेंगे। जब आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तो इसमें बताएंगे कि हर व्यक्ति की अपनी प्राइवेसी होती है, हर व्यक्ति की अपनी डिग्निटी होती है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21 इससे रिलेटेड है, याद रखना। ओके, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। इसका मतलब है कि हमारे देश में विभिन्नता है बट उसमें भी एकता है, ये चीज क्लियर है, विभिन्नता में एकता। और पीछे जो डेमोक्रेटिक मैंने बताया था, तो उसमें अब डेमोक्रेटिक में आपने एक एग्जांपल सुना होगा, डेमोक्रेटिक में आपने एक एग्जांपल सुना होगा जो कि अब्राहम लिंकन ने दिया था। क्या दिया था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो यही तो हमें डेमोक्रेटिक चीज दिखाता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। ये अब्राहम लिंकन जी ने बताया था। ओके, अब बात आते हैं कि किसने किसको क्या कहा। देखो, एक एन.ए. पालकी वाला थे, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है। सॉरी मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करना भूल गया। प्रस्तावना संविधान का परिचय है, यानी हमें इसका इंट्रोडक्शन बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होने वाला है। जैसे मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दे देता हूं, तो वही हमारा प्रीएम्बल होता है, ओके। फिर इसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इट इज ए लॉन्ग टर्म विजन। इसका मतलब प्रीएम्बल इज नॉट ए शॉर्ट टर्म विजन, इट इज ए लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है।
अब देखो मेन क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा? तो आप प्रियम्बल नहीं लगाओ, क्या हो गया, आप क्या लगाओगे, लगा कर आओगे अनुच्छेद 32। दोनों में कंफ्यूजन दूर कर लो। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर्ड यूज नहीं होता कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे प्रियम्बल को सर। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 एक्चुअल में है क्या? ये है कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका कोई हनन करता है, उसको कोई खत्म करने की कोशिश करता है, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, इसलिए अंबेडकर ने इसे कहा कि हाँ यही एक्चुअल में संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट और बचे हैं लास्ट, इन्हें मैं आपको बता देता हूं। देखो ये केशवानंद भारती जी जो बैठे हुए हैं ना, ये इनका आप यूट्यूब पे केस भी देखना, 1973 में काफी फेमस हुआ था ये, इसे केरल केस के बाद नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जरूर एक बार देख लेना, गूगल कर लेना या यूट्यूब से देख लेना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बैरूवारी फेडरलिज्म क्या था। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसे बदला ही नहीं जा सकता। लेकिन जब केशवानंद भारती का केस आया, जिसे केरलावाद मामला भी कहते हैं, केरलावाद केस भी कहते हैं, तो 1973 में जब ये आया तो इसके अकॉर्डिंग फिर संविधान के ऊपर ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि संविधान को चेंज तो किया जा सकता है, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसके मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं। 1973 में केशवानंद भारती के केस के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान प्रियम्बल हमारे संविधान का एक पार्ट है जिसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को, इसके मूल ढांचे को चेंज किया नहीं जा सकता। ये क्लियर है सभी के लिए। तो 24 अप्रैल 1973 को एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये केस जब सामने आया तो इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें 7 जज इसके फेवर में थे और 6 जज इसके फेवर में नहीं थे। तो ये सब केस था, आप एक बार गूगल कर लेना और यूट्यूब से भी देख लेना अगर आप इसमें इच्छुक हो देखने के लिए। वैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता दिया है, जो एग्जाम में आ सकता है या आता है या आया हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इनके ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स एक बड़ी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें लगवाऊंगा, आप खुद लगाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। आई होप आप आगे भी मुझे ऐसा ही सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। ये मुझे, आप जो लाइक करते हो ना वीडियो को देखकर, इससे मुझे कुछ नहीं मिला, आप सभी को पता है, लेकिन इससे क्या होता है, मुझे अंदर से मोटिवेट हो जाता हूँ कि अच्छा इतने लाइक्स आए हैं, मतलब अच्छा लगता है। अभी हमारा एक छोटी सी फैमिली है 50 to 60 सब्सक्राइबर्स की, बट आई होप आप लोग इसे शेयर करेंगे। ठीक है, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें बताएंगे कि ऐसा एक चैनल है जो कि शुरू से बेसिक से एडवांस तक आपको हर चीज बताएगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस चैनल, तभी तो हमारी फैमिली बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ पाएगा। और ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे डालकर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ना मिले तो मैं इसका लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरा साथ देने के लिए और यहाँ बने रहने के लिए। बाय बाय।